तो गाइस आज अपन बात करने वाले हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में। देखो, मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो थी ना वो काफ़ी चर्चा में रही और यह एक पहली आवर्त सारणी थी जिसको मेंडेलीव ने जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टेबल का रूप दिया। तो यह फर्स्ट टेबुलर रूप है, टेबुलर फॉर्म है किसकी? तत्वों के वर्गीकरण की। पहली बात तो ये अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरी ये है कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने सब ने अपना अपना एक अलग तरीके से तत्वों का वर्गीकरण किया और उनमें कुछ न कुछ कमियां आती रही। उन कमियों को मद्देनज़र रखते हुए मेंडेलीव ने भी तत्वों का वर्गीकरण किया, वो भी एक टेबल के रूप में। तो यह एक सबसे बड़ी मेंडेलीव के लिए उपलब्धि थी। इसने बाकी साइंटिस्टों की तरह ही क्या किया, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। एक तो बात ये ध्यान रखनी है। और फिर उसने क्या किया, अपना एक आवर्त नियम दिया। और वो आवर्त नियम जो था वो कुछ इस तरह से था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आपको याद हो तो इससे पहला जो साइंटिस्ट आया था उसने ये कहा था कि तत्वों के भौतिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन इसने क्या कहा, तत्वों के भौतिक भी और रासायनिक गुणधर्म भी उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मैं आवर्ती फलन का मतलब आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि एक तत्व कोई ए है और उसके बाद में कोई दूसरा बी तत्व है और इस ए और बी के बीच में परमाणु भार का एक निश्चित अंतराल है और उस अंतराल के बाद में, उस निश्चित अंतराल के बाद में ये तत्व इस तत्व के साथ में गुणों में समानता दर्शा रहा है। इस प्रॉपर्टी को, इस गुणधर्म को हम बोलते हैं आवर्ती फलन। मतलब निश्चित अंतराल के बाद में अगर सेम गुण रिपीट होते हैं तो उसे बोलते हैं आवर्ती फलन। और ये आवर्ती फलन किसके हैं? परमाणु भार के। यानी ये जो अंतराल आ रहा है वो किसका आ रहा है? परमाणु भार का अंतराल। तो परमाणु भार के निश्चित अंतराल के बाद में अगर कोई तत्व गुणों में समानता दर्शाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आवर्ती फलन कहते हैं। अब चूंकि अपने को पता है कि इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने टेबल बना दी, तो हम टेबल के रूप में हम पढ़ेंगे कि एक टेबल में किस तरह से तत्वों के गुणों में समानता आ रही है। और एक बात ये भी बताऊं मैं आपको कि इसने टोटल 63 तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है। और इससे बड़ी उपलब्धि इसकी क्या रही थी कि इसने जो है वो अक्रिय गैसों को भी अपनी इस टेबल में शामिल कर लिया था। अक्रिय गैसों को भी इसने क्या कर लिया? वर्गीकरण में शामिल कर लिया था। इससे पहले वाले वैज्ञानिक आए थे उनमें आपने देखा था कि वो अक्रिय गैसों के बारे में बात नहीं कर रहे थे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, हीना और करीना, ज्योति, रेना। ये आपको पता है, इसकी एक ट्रिक है याद करने की। तो इन तत्वों को भी इसने क्या किया, अपनी टेबल में शामिल कर लिया, अपने वर्गीकरण में इसको इन्वॉल्व कर लिया था। तो इसके बाद में इसने क्या किया, अपनी टेबल में इसकी जो टेबल थी, ये जो मान लो इस तरह से कोई भी टेबल है, इस टेबल में ये इस तरह से जो ये खड़े कॉलम है इसको उसने वर्ग नाम दिया। एक तो इस तरह से व्यवस्थित किया, आपको आप इसकी टेबल को देखोगे तो आपको इस तरह से कॉलम दिखाई देंगे, वो वर्ग हैं। और इस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको उसने आवर्त नाम दिया। इस तरह से उसने एक टेबल का अरेंजमेंट किया, सिस्टमेटिक टेबल का अरेंजमेंट किया था इसने। और इसने ये कहा कि मेरी टेबल में टोटल जो ग्रुप है, टोटल जो समूह है, ग्रुप है, वर्ग है, ये वर्ग उसकी टेबल में जो थे वो 8 थे। और अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो उसे 90वें वर्ग के रूप में शामिल किया गया। और
एक और बड़ी बात क्या है कि इसमें जो आवर्त थे, यानी ये आवर्त है, ये वर्ग तो 8 थे और आवर्त जो थे वो कितने थे, 7 आवर्त इसने बताए। यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को उसने क्या कहा, ये आवर्त है। और ये आवर्त टोटल उसकी टेबल में कितने थे, 7 थे। और ये जो खड़ी खड़े कॉलम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये उसने कहा कि ये वर्ग है, और ये वर्ग टोटल थे 8। फिर एक बात और बताऊँ आपको कि इसके जो वर्ग हैं वो वर्ग फर्स्ट से लेकर के 7th तक जो वर्ग हैं उसको उसने 2 भागों में बांटा। एक तो कहा उपवर्ग ए और एक कहा उपवर्ग बी। तो हर वर्ग के 2 उपवर्ग थे, उपवर्ग ए और उपवर्ग बी। उपवर्ग ए में उसने रखा सामान्य, या आप यूँ कह दो प्रतिनिधित्व तत्वों को इसने इसमें रखा। और उपवर्ग बी में इसने डी ब्लॉक को, या हम जिन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, इनको रखा। ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें हम जो आज के वर्ग नंबर 1 है उसको उपवर्ग की स्टाइल में फर्स्ट ए कहें या फर्स्ट बी कहें, किस तरह से कहते हैं, तो वो उस समय हमारे काम आता है। तो ये भी एक बात ध्यान में रखने की है। और फिर इसका जो 1 से 7 तक तो ये हो गया। फिर बच गया कौन सा, वर्ग 8। वर्ग जो 8वां था, वर्ग 8वां जो था, 8वां वर्ग, उसमें उसने 3 उपवर्ग बनाए। और 3 उपवर्ग बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे। और उसमें उसने 9 तत्वों को रखा टोटल। वो 9 तत्व कौन कौन से थे उनको अपन देख लेते हैं। देखो कैसे। 8वां वर्ग जो उसका 8th वर्ग था, उसमें उसने 3 तत्वों को रखा। 3 तत्वों के ऐसे ग्रुप बनाए। जैसे इसको याद करने का तरीका है, पहला था ग्रुप फिकोनी और रू रह पीडी और उस इरपीटी, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। ये इस तरह से उसने 9 तत्वों को रखा और 3 के ऐसे वर्ग बना दिए। ऐसे यूँ 3 वर्ग बना दिए अलग से। तो टोटल अगर आपसे कोई कहे कि टोटल ग्रुप कितने हो गए, तो फर्स्ट से लेकर के 7th तक को 2 में बांटा। तो हम 2 उपवर्गों में बांटा, तो आप देखो टोटल कितने हो गए, 14। और 8वां जो था ना, 8th वर्ग, उसमें कितने वर्ग हो गए, 3 वर्ग हो गए। तो 3 ये हो गए। तो टोटल कितने वर्ग हो गए हो जाएंगे आगे जा कर के, जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो अपन इसी के 17 जो है वो सब ग्रुप जो है वो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, बच गया कौन सा, मैंने आपको बताया कि 9वां वर्ग कौन सा था, जिसमें अक्रिय गैसों को रखा गया, जिसको उसने शून्य समूह कहा। और वो 9वां वर्ग होगा तो एक उसको और जोड़ देंगे। इस तरह से टोटल मिलाकर के टोटल कितने वर्ग बनने वाले हैं, 18 वर्ग बनने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसने वर्गों के ग्रुप नंबर को, ये जो वर्ग संख्या है ना, इसको कैसे डिसाइड किया, ऐसे डिसाइड किया। इसने कहा कि जितने भी तत्व हैं वो तत्वों के ऑक्साइड से वर्ग संख्या का निर्धारण किया। वर्ग संख्या का निर्धारण किया किसने, मेंडेलीव ने। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई आर तत्व है और ये ऑक्साइड RO2 ऑक्साइड बनाता है। अब RO2 ऑक्साइड में आर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम। जैसे एग्जांपल ले लें पहले, जैसे मान लीजिए R बराबर Li2O है या Na2O है। तो Li या Na कौन से वर्ग में रखा जाएगा, इसके लिए हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, ये 2 है तो हम इसको मान लेंगे 1 का x, तो 2 के कितने हो गए, 2x, प्लस एक ऑक्सीजन पे हम -2 मान करके चलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, बराबर कोई चार्ज इस पर है नहीं तो हम लिख देते हैं 0। अब देखो 2x - 2 बराबर 0, 2x बराबर प्लस के 2, x बराबर +2/2 बराबर +1। इसका मतलब इसकी वर्ग संख्या कौन सी होगी, ये वर्ग फर्स्ट का तत्व है। इस तरह से उसने डिसाइड किया। जो भी तत्व का ऑक्साइड मिला उस तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली ऑक्साइड को मान करके, और फिर उससे क्या बना लिया उसने, वर्ग संख्या डिसाइड कर ली। देखो वर्ग संख्या डिसाइड करने का जो तरीका है वो मैं आपको
सभी वर्गों के लिए बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए इस तरह से उसने ये तत्व थे, जैसे R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, एक बच गया, यहाँ लिख देता हूँ RO4। देखिए आप अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसे अभी मैंने निकाली, तो आपको यहाँ पे इसका वर्ग फर्स्ट आएगा, और फिर इसी तरह से इसका निकालेंगे -2 तो इसका आ जाएगा +2। इसी तरह से इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। आप इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं ऑक्साइड मान करके। तो आप देखेंगे इसकी वर्ग संख्या 4 आएगी, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7 और इसकी आएगी वर्ग संख्या 8। अब बड़ी बात यह है कि इस वर्ग फर्स्ट के जो ऑक्साइड ये बने थे, यानी ये R तत्व जिन तत्वों से बिलोंग करता है उसके दो उपवर्ग हैं, फर्स्ट A और फर्स्ट B। इसी तरह से इसके दो उपवर्ग हैं, सेकंड A और सेकंड B। इसी तरह से इसके भी हैं, थर्ड A और थर्ड B। इन सब से ऐसे फोर्थ A और फोर्थ B। इस तरह से हम सब तत्वों को क्या कर सकते हैं, दो दो उपवर्गों में बना सकते हैं। इसके भी दो उपवर्ग, इसके भी दो उपवर्ग, इसके भी दो उपवर्ग और इसके भी दो उपवर्ग बना सकते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया, एक तो ऑक्साइडों से वर्ग संख्या निकाली और हर ऑक्साइड के जो तत्व हैं उनको दो उपवर्गों में बांटा, फर्स्ट A और फर्स्ट B। जैसे मैं अगर एक इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट में ये थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और ये तो हो गई इसकी बात। और इसके साथ में यहाँ पर थे पोटेशियम के सामने कॉपर, AgAu। ये आप मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में NCERT में देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये एक वर्ग मिलेगा। इस वर्ग में दो उपवर्ग मिलेंगे, ये उपवर्ग A और ये उपवर्ग B मिलेगा। इसी तरह से आपको सेकंड में ये तत्व नजर आएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और इधर आपको उपवर्ग B में Zn, Cd, Hg नजर आएंगे। इस तरह से ये उपवर्ग था। हालांकि ये उपवर्ग बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्ग में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल थी। खास बात की बात करें कि इसकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उस पर अगर अपन चर्चा करें कि इसकी क्या क्या मेरिट्स हैं इस टेबल के मेंडेलीव की, तो उसका सबसे पहला जो उसका मेरिट है वो ये है, खास बात यह है कि एक सिस्टमेटिक टेबल है, जिससे क्या हो सकता है, एक तत्व के साथ सभी तत्वों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। ये बहुत ही जो हो गया इजी हो गया स्टडी करना तत्वों की, कि ताकि एक वर्ग में समान गुणों वाले को रख दिया, फिर दूसरे वर्ग में अलग तत्वों को रख दिया, तो समान गुणों के आधार पर उसने टेबल बना दी। तो उन तत्वों का वर्गीकरण करना, उनका अध्ययन करना ये आसान हो गया। दूसरी इसकी बड़ी उपलब्धि क्या थी, दूसरी उपलब्धि ये थी इसकी कि इसने उन तत्वों का भी प्रिडिक्शन कर दिया जिनकी खोज नहीं हुई थी, उनके गुणों के बारे में बता दिया। अब एक बात बताओ, जिन तत्वों के बारे में हमें पता ही नहीं है और उनके बारे में उनकी भविष्यवाणी कर दी जाए कि यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी टेबल में कुछ जगह छोड़ी, खाली जगह छोड़ी, और खाली जगह छोड़ करके कहा कि इन खाली जगहों में आप कोई तत्व रखना और उन तत्वों की खोजना, उन तत्वों के गुण मैं बता देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। इसने भविष्यवाणी कर दी किसकी, तत्वों के गुणों की। और गुणों के बारे में जब बता दिया पहले से ही, तो हमारे लिए आसान हो गया उन तत्वों को खोज पाना। तो ये इसकी बड़ी उपलब्धि थी कि उन तत्वों की भी भविष्यवाणी कर दी गई जिनकी खोज नहीं हुई, उनके गुणों को पहले बता दिया गया। और तो और अपनी टेबल में उनके लिए खाली जगह और छोड़ दी। और तो और यही नहीं रुका, उनका नामकरण भी कर दिया, उनका नामकरण भी इसने कर दिया। जैसे आज का गैलियम जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उस ज़माने में उसने कहा कि इसका नाम इका एल्यूमिनियम है, यानी
इक्का एल्यूमिनियम, ये नाम किसने रखा गैलियम का? मेंडेलीव ने। और कहा कि इस गैलियम के गुणों के बारे में भी बता दिया, और उस ज़माने में अपने पीरियोडिक टेबल में इसकी जगह भी छोड़ी और इसका नाम भी रख दिया, और वो नाम क्या था? इक्का एल्यूमिनियम। तो इक्का वर्ड जो है वो पूर्व के लिए आता है, संस्कृत का वर्ड था ये। अगर अपन बात करें कि पूर्व या इसके समान गुणों से संबंधित ये शब्द है एक। और इसके बाद में ऐसे कई तत्व थे, एक नहीं था। जैसे जर्मेनियम है, इसके बारे में उसने नाम रखा इक्का सिलिकॉन। इसी तरह से एक इक्का बोरॉन रखा जो कि स्कैंडियम का था। इसी तरह से इक्का एमन मैग्नीज, जिसका नाम जो था टेक्नीशियम था। ये टेक्नीशियम की एक ख़ास बात बताऊं, ये पहला लैब में बनाया गया मैन मेड एलिमेंट है ये। और गैलियम की भी आपको ख़ास बात बताऊं, जितना भी हमें अगर हाई टेम्परेचर मापना है और उस समय हमें किसी थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, मापने वाला डिवाइस होती है, तो हाई टेम्परेचर मापने की जो भी यंत्र है उसमें क्या यूज किया जाता है? गैलियम। अरे बुखार मापने का जो उपकरण है उसमें तो मरकरी यूज होता है। लेकिन ये तो लो टेम्परेचर हो गया, जैसे बॉडी टेम्परेचर हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मापना है और ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको डिवाइस तैयार करना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? गैलियम। तो ये इनके लगे हाथ, अपन ने इनके बारे में भी बात कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद में इसकी अब हम बात करते हैं एक और उपलब्धि की। और वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि उस ज़माने में कई तत्वों के परमाणु भार को लोग गलत इस्तेमाल करते थे। कई तत्व ऐसे थे, उनके परमाणु भार का उसने संशोधन किया परमाणु भार में। वो कौन कौन से तत्व थे? वो तत्व थे आपके, एक तो यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, सोना, प्लेटिनम, ये तत्व थे। इन तत्वों के उस ज़माने में परमाणु भार गलत इस्तेमाल करते थे, तो इसने इनके परमाणु भारों का भी संशोधन किया। याद रखने का कोई तुम ट्रिक बना लेना इनकी, जिससे तुम्हें ये 4-5 तत्व जो हैं ये इनका याद हो जाए कि भाई ये कौन कौन से तत्व थे जिनका परमाणु भार में मेंडेलीव ने संशोधन किया। इसके डीमेरिट्स की बात करें, यानी इसकी क्या क्या कमियां रह गई थी, उसके बारे में बात करें तो अपन कहेंगे इसकी पहली कमी यही रही कि भाई इसने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जचाया तत्वों का। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो इससे पूछा कि लाला ये हाइड्रोजन है, इसके 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3। अरे इसके तो परमाणु भार अलग अलग हैं, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो भाई परमाणु भार के जब बढ़ते क्रम में जचा रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों को अलग अलग स्थान दे, क्योंकि तेरी टेबल है किस पर आधारित? परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है। और जब परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर आधारित है तो भैया इन तीनों को अलग अलग जगह मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो फिर भी इसको अलग अलग स्थान नहीं मिला। इसी तरह से जो भी कोई भी समस्थानिक थे, कार्बन के भी 3 समस्थानिक है, C12, C13, C14। आप बताओ तीनों समस्थानिकों को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए या एक ही अलग अलग? क्योंकि जब आप कह रहे हो कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है, तो ये परमाणु भार का बढ़ते हुए क्रम में इन समस्थानिकों को भी अब अलग अलग जगह दो। लेकिन नहीं, ऐसा वो नहीं कर पाया। तो हमारी इससे ये क्या है, हम इस बात से खफा हैं कि ये इसकी क्या रही? कमी रही। दूसरी इसकी कमी क्या थी कि आप एक बात बताओ, अभी मैंने वर्ग फर्स्ट रखा, वर्ग फर्स्ट में मैंने ये कहा तत्व ये रहे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अरे ये क्षारीय धातुएं हैं, बड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट इतनी कि इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। और यहाँ देखो कॉपर, Ag, Au, इनको हम बोलते हैं कोइनेज मेटल, सिक्का धातुएं, क्योंकि इनसे हम क्या बनाया करते थे? कोइन बनाया करते थे किसी ज़माने में। तो इन कोइनेज मेटल ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा कठोर होती है, और ये कहाँ सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं। तो इन सॉफ्ट धातुओं को और इन हार्ड, इन कोइनेज मेटल को
इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके गुण अलग अलग हैं, फिर भी इनको एक ही वर्ग में रख दिया गया, एक ही वर्ग के उपवर्ग बना दिए गए। तो कह तो ये रहा है कि एक वर्ग में सभी तत्वों गुणों में समानता रखते हैं, इसलिए इन्हें एक ही वर्ग में रख रहा हूँ। अरे एक ही वर्ग में देखो दो अलग अलग गुणों वाले तत्व आ गए, लेकिन है उसके अकॉर्डिंग उपवर्ग हैं। ये उपवर्ग फर्स्ट ए है, ये उपवर्ग फर्स्ट बी है, लेकिन अगर वर्ग की बात कर रहे हो तो आप देखोगे एक ही वर्ग में है। इसलिए हमने कहा कि ये गुणों में समानता नहीं रखते, फिर भी एक ही वर्ग में रखे गए हैं। तो एक तो ये बात इसकी दूसरी कमी हो गई जिससे हम खफा हैं। क्या है कि समान गुण थे, समान गुण नहीं थे, फिर भी क्या कर दिए गए, एक ही वर्ग में रख दिए गए। इस बात से भी हम क्या हैं, खफा हैं। तो इसकी ये भी एक कमी रही। इसी तरह से इसकी एक और कमी ये रही थी कि कुछ तत्व जो समान गुण रखते थे, समान गुण थे, लेकिन अलग अलग वर्ग में थे, अरे बिछड़ गए। जैसे प्लेटिनम और एयू, तुम्हें पता है ना ये उदासीन धातुएं हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग वर्ग में रखा गया था। इसे रखा गया था 8th ग्रुप में और इसे रखा गया था फर्स्ट बी में, यानी वर्ग संख्या 1 में, जिसके उपवर्ग बी में रखा गया था। अरे ये तो दोनों समान गुण दर्शाते हैं, फिर भी आपने इसे अलग अलग वर्ग में रख दिया। नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। ये भी एक इसकी क्या रही, कमी रही। फिर इसी तरह से एक हाइड्रोजन जो है वो एक नोटी एलिमेंट है, और इसके गुण जो हैं वो, इसकी जो सही राइट इसकी पोजीशन होनी चाहिए, सही इसकी स्थिति होनी चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर सका। आपको मैं बताऊं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही लोचा है कि आज भी हम हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए हैं। फिर अगली एक इसकी डीमेरिट ये रही, अगली कमी ये थी कि इसने लेंथेनॉइड तत्वों को, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड तत्वों को ये व्यवस्थित नहीं कर सका। किसके रूप में, एक आपकी जो अपनी जो मॉडर्न जो उसकी टेबल है उस टेबल में स्थान नहीं दे सका, उसको एक अलग से हमने स्थान दे रखा है। और आपको बताऊं, ये आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही बेचारे लेंथेनॉइड यहाँ नीचे पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, एक्टिनॉइड्स पड़े हैं। आज भी हम इन्हें व्यवस्थित नहीं कर सके हैं। इस तरह से अगर इन सब कमियों को अगर मद्देनज़र रखें तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में सुधार की ज़रूरत थी, और वो सुधार की ज़रूरत को पूरा करेगी कौन, LPT, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं।